चौसर के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो नीचे दिए गए ग्रीन बटन पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो एज ऑफ चौसर थी, इट स्टार्टेड इन द ईयर 1350 और ख़त्म कब हुई? 1400 में। अब ये जो 2 ईयर्स है वो क्या डिपिक्ट करते हैं? चौसर का बर्थ और डेथ ईयर। तो यूजुअली एजेस जो थी वो राइटर्स के नाम पे आप देखेंगे कि होती थी, लाइक एज ऑफ चौसर, देन देयर वाज एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप। तो ऐसा क्यों था? जिस किसी एज में एक राइटर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, उसके वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते थे, तो उस एज को उस राइटर का नाम दे दिया जाता था। सो सिमिलरली द एज ऑफ चौसर, so it started in the year 1350 and ended up in 1400। इस एज को अब एज ऑफ ट्रांजिशन और एज ऑफ टर्बुलेंस भी कहा जाता था, क्योंकि जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि काफ़ी सारे इवेंट्स हुए थे ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड, और ये सब इवेंट्स क्या थे? दीज वर द ब्लैक डेथ, पीजेंट रिवोल्ट, 100 Years वॉर, और ये सब चौसर के टाइम में भी चल रहे थे। तो इसलिए इस एज को एज ऑफ ट्रांजिशन, चेंजेस भी बहुत आए और टर्ब्यूलेंसेस, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी थी जो इस एज में चल रही थी। तो दैट इज़ व्हाई दिस एज वाज कॉल्ड एज द एज ऑफ ट्रांजिशन एंड टर्ब्यूलेंस। अब इस एज में क्या था कि जो मिडिल इंग्लिश पीरियड था उसका भी एक इम्पैक्ट था, और साथ ही साथ जो नया आने वाला पीरियड, मतलब कि रेनेसां, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, उसकी भी सीड्स जो थी वो उगना शुरू हो गई थी। तो इट वॉज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 डिफरेंट एजेस, दैट इज द मिडिल इंग्लिश पीरियड एंड द रेनेसां। अब चौसर ने क्या देखा? चौसर ने अपने लाइफ टाइम में, दो वो 1350 से कुछ 1400 तक ही थे, बट उनके लाइफ टाइम की ड्यूरिंग ही एडवर्ड 3 भी थे, फिर उसके बाद रिचर्ड 2 भी आए, और उन्होंने तीसरा किंग जो है हेनरी 4, उनको भी देख लिया। तो इन 3 किंग्स की रेन के ड्यूरिंग, इनके राज के टाइम पे चौसर जो थे वो प्रेजेंट थे। सो लाइफ ऑफ चौसर। अब चौसर की लाइफ के टाइम पे कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो हमने पढ़े हुए थे। फॉर इंस्टेंस उनकी लाइफ के टाइम पे 100 Year वॉर्स हुई थी, and there were wars of roses, peasant revolt था। तो एक ऑर्डर में इन इवेंट्स को हम अब समझेंगे। पहले तो इनका जब बर्थ हुआ 1340 में, तो ये रूल चल रहा था एडवर्ड 3 का, और एडवर्ड 3 ही थे जिन्होंने 100 Years वॉर स्टार्ट की थी। एडवर्ड 3 का रूल था 1340 से लेके 1377 तक। उन्होंने पूरे इंग्लैंड को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर की फॉर्म में बना दिया था। अब उनकी डेथ के बाद 1377 में थ्रोन किसने ऑक्यूपाई की? रिचर्ड 2 ने। अब रिचर्ड 2 जो है वो कोशिश कर रहे थे कि जो एडवर्ड 3 ने वॉर शुरू की थी, 100 Year वॉर, वो उसे ख़त्म कर पाए, और उसके साथ ही साथ रिचर्ड 2 को एक बहुत चालाक किंग माना जाता था। इनके बारे में विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क रिचर्ड 2 में भी मेंशन किया है कि किस तरह से इन्होंने बहुत ख़राब रूल किया था। इनके अंकल, रिचर्ड 2 के अंकल जो थे, उनका नाम था जॉन ऑफ गॉन्ट। तो उन्हें सारा पैसा रिचर्ड 2 को जॉन ऑफ गॉन्ट से मिलता था, और जॉन ऑफ गॉन्ट की डेथ के बाद जब उनके बेटे हेनरी बॉलिंगब्रोक ने उनकी थ्रोन को ऑक्यूपाई करना था, लेकिन वो उस टाइम पे आयरलैंड में थे और वहाँ पे उन्हें एग्जाइल में ले लिया गया था, तब रिचर्ड 2 ने धोखे से थ्रोन को ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन जब हेनरी वापस आए, हेनरी बॉलिंगब्रोक जो जॉन ऑफ गॉन्ट के बेटे थे वो वापस आए, तो उन्होंने अपनी थ्रोन को वापस लेने की कोशिश की रिचर्ड 2 से, और इस वजह से वॉर ऑफ रोजेस शुरू हुई। फिर
1400 में चौसर की डेथ हुई। और चौसर के टाइम पे क्या क्या इवेंट्स थे? एक और मेन इवेंट था, वो था रेवोल्यूशन ऑफ 1399, जिसमें कि बताया गया है किस तरह से जॉन ऑफ गॉन्ट की डेथ हुई और उसके बाद रिचर्ड टू ने किस तरह से चालाकी से उनकी थ्रोन को ऑक्यूपाई किया। फिर फाउंडेशन ऑफ लैंकेस्ट्रियन डायनेस्टी। लैंकेस्टर जो था दैट वाज द एरिया ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। जॉन ऑफ गॉन्ट जो थे वो लैंकास्टर के ड्यूक थे। तो ये आके उन्होंने थ्रोन फिर बाद में रिचर्ड टू ने ली। फिर हेनरी बोलिंगब्रोक जब अपनी एग्जाइल से वापस आए तो उन्होंने लैंकास्टर की थ्रोन ले ली और वो बन गए हेनरी फोर, किंग हेनरी फोर ऑफ लैंकास्टर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे चौसर की लाइफ में। जो जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे वो हुए थे। उनके बर्थ के टाइम पे एडवर्ड थ्री थे, उनका रूल चल रहा था। 1377 में रिचर्ड टू ने थ्रोन को ऑक्यूपाई किया, किस तरह से चालाकी से जॉन ऑफ गॉन्ट अपने अंकल की थ्रोन को ले लिया। देन 1400 में चौसर की डेथ हुई और उनके टाइम पे और दो कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे, वो थे रेवोल्यूशन ऑफ 1399, जिसमें कि रिचर्ड टू ने किस तरह से अपने अंकल की थ्रोन को छीन लिया। देन फाउंडेशन ऑफ लैंकेस्ट्रियन डायनेस्टी, किस तरह से जो हेनरी थे जॉन ऑफ गॉन्ट के बेटे, उन्होंने आके रिचर्ड से अपनी थ्रोन को वापस लिया। नाउ चौसर के टाइम पे कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए, कुछ सोशल और रिलीजियस चेंजेस भी हुए जो बहुत मेजर माने जाते हैं, जिसकी वजह से आगे एजेस में भी फर्क पड़ने लगा। नाउ द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस एज वाज ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट इमर्ज्ड एज अ स्टैंडर्ड इंग्लिश। अब पहले जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज को सप्रेस किया गया था, फ्रेंच की और लैटिन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, बट बाय दिस टाइम इंग्लिश को अब इम्पोर्टेंस मिलने लगी। दो जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट की फॉर्म में थी, जिसे अभी हम इंग्लिश बोलते हैं उस फॉर्म में नहीं थी। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट एज इन जो उस टाइम पे लोग थे उनकी लैंग्वेजेस से थोड़ा मिक्सअप होके वो इंग्लिश ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, बट स्टिल दैट वाज द स्टैंडर्ड इंग्लिश ऑफ द टाइम। एमर्जेंस ऑफ रेनेसां। अब इसके बाद जब लोगों को समझ आने लगा, जब टेक्स्ट जो थे सब वो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखे जाने लगे, तो ग्रीक और लैटिन मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो ट्रांसफॉर्म होके जब लोगों के पास उनकी अपनी लैंग्वेज में आई तो उन्हें समझ आया कि चर्च की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। लोग जो पहले पोप को, रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, अब वो सच, वो दे वांटेड द आंसर ऑफ ट्रूथ, दे डिडंट वांटेड टू फॉलो द चर्च और पोप ब्लाइंडली। सो रेनेसां से क्या हुआ? रेनेसां एक्चुअली मीन्स रीबर्थ। ये कल्चरल मूवमेंट थी जिसके अंडर लोगों में एक अवेकनिंग आने लगी, वो सच जानना चाहते थे। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 14th and continued till 17th century. It was actually the rebirth of learning that happened due to discovery of Greek and Latin manuscript. Okay? अब रेनेसां आया तो रेनेसां एक्चुअली में पहले से एग्जिस्ट करता था। ये शुरू हुआ था ग्रीस में। ग्रीस में पीपल क्या बिलीव करते थे कि आर्ट, ह्यूमैनिटी, साइंसेस, इन सब टॉपिक्स को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी और इसे इम्पोर्टेंस देते देते विद द एडवेंट ऑफ साइंस उन्हें समझ आया सोलर सिस्टम के बारे में, ह्यूमन बॉडी किस तरह से काम करती है, और ज्योग्राफी को समझने के लिए उन्होंने नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो इस तरह से ग्रीस ने रेनेसां लेके आया। अब रोमन्स को जब ये पता चला तो उन्होंने जाके पूरे ग्रीस को ऑक्यूपाई किया और उसे ऑक्यूपाई करने के बाद उन्हें ग्रीस की मैनर्स इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने ये सब अपने अंदर लाने की कोशिश की। बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम ग्रीस और रोम पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो चुका था बारबेरियन से।
अब बारबेरियंस क्या थे? कुछ 4 सेक्शन जो हमने पढ़ा था एंग्लो सैक्सन पीरियड के ड्यूरिंग आ गई थी, वो थी केल्ट्स, नॉर्मन, सैक्सन्स, जूट्स, ये सब बारबेरियंस थे। तो इन्हें कोई नॉलेज नहीं थी, ये इलिटरेट थे। इन्होंने आके जो भी रोमन्स ने स्ट्रक्चर बनाए थे रोम में, इंग्लैंड, यूरोप पूरे को ऑक्यूपाई कर लिया और अपने मिडीवल स्ट्रक्चर्स बना लिए, मिडीवल किस्म के घर बना लिए। और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने ही थॉट्स, अपने ही आइडियाज सब लोगों में फैलाने की कोशिश की। कुछ 800 इयर्स के बाद कैथेड्रल्स, चर्चेस बनना शुरू हुए। अब इसके बाद क्या हुआ, लोगों का बिलीफ जो है वो गॉड की तरफ जाने लगा। तो लोग उस टाइम पर भी इलिटरेट थे, तो जो उन्हें सिखाया जाता था वो वैसे वैसे करते थे। अब जो उन्हें पोप चर्चेस में कहते थे कि गॉड के पास जाना, सैल्वेशन मिलना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो उन्होंने अपनी ह्यूमन लाइफ को इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। वो बस मानते थे कि एक दिन उनकी डेथ होगी और वो गॉड के पास जाएंगे और वो उनका लाइफ का अल्टीमेट गोल है। बट अल्टीमेटली कुछ सालों के बाद नॉर्दर्न इटली में क्या हुआ, लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हुई, उन्हें रेनेसां के बारे में पता चला। तो नॉर्दर्न इटली में अराउंड 1300 में रेनेसां शुरू हुआ, जिसके बाद लोगों ने इसको स्टडी करने के लिए ग्रीस के जो लोग थे वहाँ से अपनी स्टडी शुरू की और उन्हें पता चला कि क्या क्या चेंजेस हुए, आर्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है, लाइफ की कितनी इम्पोर्टेंस है, ह्यूमैनिटी की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्दर्न इटली, और जिसके बाद इंग्लैंड, यूरोप, ब्रिटेन सब जगह पर रेनेसां की इम्पोर्टेंस पता चली और इस तरह से चर्चेस की पावर ख़त्म होने लगी। सो रेनेसां में क्या होता है, इट इज़ बिलीव दैट मैन शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, नॉट गॉड एज चर्च हैड टॉट। अब जिस तरह से चर्च ने बताया था कि गॉड पूरी तरह से इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है, अब लोगों ने ये बिलीव करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने आप को, ह्यूमन नॉलेज को प्रेफरेंस दी। इट एक्टेड एज अ ब्रेक अवे फ्रॉम द कन्फॉर्मिस्ट सोसाइटी, thus giving way to new and inventive ideas। नए नए आइडियाज़ आए, नई नई टेक्नोलॉजीज आई। अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी थी और वो अपने क्वेश्चंस को लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने, जो अथॉरिटीज़ थी उनसे पूछते थे। The literature of the age also began to shift from metaphysical and religious topics to human subjects। अब human subjects की ज़्यादा स्टडी होने लगी। And finally there was invention of printing press by John Gutenberg। जॉन गटनबर्ग ने 1439 में प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की, जिसकी वजह से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट वर्क्स पब्लिश हुए और लोगों में और अवेयरनेस आई। अब ह्यूमैनिज्म जो है वो रेनेसां से जुड़ा हुआ है। जब रेनेसां आया तो ऑटोमेटिकली उसके साथ ही साथ ह्यूमैनिज्म आ जाता है। ह्यूमैनिज्म क्या होता है? दिस इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ ह्यूमंस। जब चर्च की पावर कम हुई रेनेसां के साथ, तो ह्यूमैनिज्म बढ़ने लगा। लोगों के माइंड में नए वेज आए सोचने के। पहले जिस तरह से फ्यूडल स्ट्रक्चर के अंदर किंग को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, अब वो ख़त्म होके मेन सेंटर जो था इम्पोर्टेंस का, दैट वर ह्यूमंस। अब लोगों के बीच में एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आ चुका था और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो थे वो पढ़े जाने लगे, लाइक हिस्ट्री, सोशल साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस।